सेशन है और ये सेशन जो है बेसिकली सही मायने में देखा जाए तो वो भारत के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि जो क्राइम फ्री भारत मिशन है वह 5 सर्टेनिटीज को आम पब्लिक को दे रहा है और ये वो सर्टेनिटी है जिसके लिए आदमी भटक रहा है, वो विभिन्न अधिकारियों से मिल रहा है, इवन नेताओं से मिल रहा है, लेकिन उसे राहत नहीं मिल रही है। लिहाजा ये सर्टेनिटी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम दबावों के कारण, तमाम कारणों से, समटाइम समय का अभाव, समटाइम स्किल सेट का अभाव, समटाइम आंकड़ों का दबाव, कारण जो भी हो, नियत एक ही होती है कि अपराधों का पंजीयन नहीं होता है। ये तब भी हो रहा है जब हमारे देश की अपेक्स कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ढेर सारे सिक्वल डिसीजन दिए हैं और जिसका निचोड़ ये है कि यदि आपकी रिपोर्ट से कोई संज्ञेय अपराध विज्ञप्त होता है तो उसे पंजीयन करने के लिए पुलिस अधिकारी कानूनी रूप से बाध्य है, उसमें कोई डिस्क्रिशन अवेलेबल नहीं है। जहां कहीं थोड़ा सा संदेह की स्थिति हो तो इस बात की जांच करने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है कि वेदर संज्ञेय अपराध बनता है अथवा नहीं बनता है। तो जांच जो होगी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, वो केवल इस बात की जांच होगी कि संज्ञेय अपराध है या नहीं है। और जब संज्ञेय अपराध यदि है तो अपराध का पंजीयन पहले होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन बाद में होना चाहिए। ये भी इशू है कि जिस तरीके के एफआईआर में मजनून होता है उसके हिसाब से धाराएं नहीं लगाई जाती हैं, जो साक्ष्यों का संकलन है, जो संभावित साक्ष्य हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की जाती है। सह अपराधियों का और उसके द्वारा जो विभिन्न अपराध किए गए हैं उन सबको समेटते हुए एक जो अच्छी विवेचना होना चाहिए वो विवेचना भी कहीं जो है अधूरी सी दिखती है। और ये तब भी हो रहा है जैसे किसान आंदोलन है। अब किसान आंदोलन में ये बात कही गई कि साहब उसमें किसानों के अलावा बीच में बहुत सारे लोग घुस गए, तो जो लोग भी बैठे हुए थे उनके बारे में पूरा साक्ष्य पहले से इकट्ठा हो सकता था। उनके ड्राइवर्स कौन हैं, उनको कौन चला रहा है, किसकी वो कठपुतलियां हैं, यह ज्ञात हो सकता था। और नए चेहरे के आते ही उन चेहरों की भी पहचान हो सकती थी। ऐसा क्यों नहीं किया गया है, ये जो अधिकारी जिनका दायित्व था उन्हें समझना होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड कर रही है कि ये सब बहुत आसानी से किया जा सकता था। और अब भारत ऐसे तकनीकी मुकाम पे खड़ा हुआ है, उसके पास ऐसा टेक्निकल टैलेंट्स है, टूल है कि यदि हम उसे ठीक ढंग से यूज करें तो ये आसानी से हो सकता है। आज का जो सेशन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और वो सेशन इस बात के लिए है कि क्राइम फ्री भारत जो मिशन है उसके 2 रूट हो सकते हैं। एक रूट है कि शासन उसको मान ले और फिर क्राइम फ्री भारत जो है पुलिस को, कोर्ट को मदद करे और जो 5 सर्टेनिटीज हैं वो सिस्टम के अंदर से जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से आम जनता को मिल जाए। और नोटिफिकेशन के माध्यम से भी जो नियमों का उल्लंघन है उन उल्लंघनों का जो है संज्ञान और उसके एविडेंस कैप्चरिंग संभव हो, जिससे कि 5 रेवेन्यू स्ट्रीम मिले। लेकिन सवाल उठता है कि जब तक ऐसा नहीं होता है क्या क्राइम फ्री भारत सिर्फ एक चर्चा का विषय बना रहेगा? क्या ऐसे ही हम वेबिनार करते रहेंगे या इससे कुछ भी आगे संभव है? क्या ये जब तक ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं,
बड़ी संख्या में एनआरआई जुड़ रहे हैं। हम आज ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि शायद अगले सप्ताह हम लोग अपना वेब पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, कुछ ऐप्स लॉन्च कर रहे हैं, और उसके साथ ही हम अपना क्राइम फ्री भारत एक वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, जो कि हमारे अपने सर्वर पे होगा, हमारा अपना होगा, ऐसा हम वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम भी जो है ना लॉन्च कर रहे हैं। हमारी डिपेंडेंसी व्हाट्सएप पे नहीं रहेगी। हमारा क्राइम फ्री भारत चैटबॉट भी हम संभवतः अगले सप्ताह तक लॉन्च कर पाएंगे। इस लॉन्चिंग के साथ ही हम आम लोगों को कुछ सर्विसेज जो है देना चाहते हैं, और आज का जो चिंतन, आज का जो मनन, आज की जो बातचीत है, वो लार्जली उसी विषय पर केंद्रित है। मैं हिमांशु जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो उनका क्या चिंतन है, उनका क्या सोच है। क्या क्राइम फ्री भारत जब तक शासन के द्वारा ठीक ढंग से अडॉप्ट करके, जब तक वो शासन को और पुलिस को और कोर्ट को टेक्नोलॉजिकली और हर तरीके से वो 5 सर्टेनिटी के लिए जो मदद चाहिए वो मदद देने की स्थिति में जब तक आता है, तब तक क्या जनता के लिए ये वर्तमान परिस्थिति में कितना उपयोगी हो सकता है और कैसे उपयोगी हो सकता है, इस बारे में क्या हिमांशु जी ने कुछ चिंतन किया है या नहीं किया है, तो या तो वो खुद बताने की कोशिश करेंगे या पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इस बातचीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हिमांशु जी। Thank you very much, sir, for आपका माइक या thank you very much, sir, for the wonderful introduction, and also for praising me and my team members who worked rigorously for the drafting of the bill. We want to see the day when the bill converts into act. This is our prayer, and we always strive to be attentive in as much as we can see the bill becoming the act of the day. Coming to the point, sir, जैसा आपने बताया, सर वर्तमान का जो हमारा लीगल सिस्टम है, ये अगर इसे शायरी और कविता या पंक्ति में कहा जाए तो इसे कहा जा सकता है, निर्धन गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। अगर हम इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, देन हमारे जितने भी कंसर्न्स हैं सब एड्रेस हो जाते हैं। बट अगर हम सामान्य हैं या जमीनी स्तर के प्राणी, ये वास्तविकता है। ये सारे लोग ही सहमत होंगे, चाहे वो विभाग में हो, चाहे वो विद्यार्थी हो या किसी अन्य प्रोफेशन में कार्यरत हो। क्राइम फ्री भारत जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है, उन उद्देश्यों में एक उद्देश्य इसका भी है कि कॉग्निजेंस क्राइम का, इंसिडेंस का लिया जाए, और मुझे आशा है कि इस पर परिवर्तन होगा अगर हम लोग इसी प्रकार से डिबेट्स, डिस्कशंस, बातें करते रहते हैं। अच्छा, बातों से मुझे याद आया, देयर इज आल्सो सेइंग दैट बात करने से बात बनती है, बात ना करने से बातें बन जाती है। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, शायद से हम लोग की बात बन जाए, और अगर हम लोग शांत हो जाएंगे तो हम लोग का परिश्रम, हम लोग का इनिशिएटिव एक तरीके से जुल्मे के तरीके ही रहेगा। तो इसलिए ये उचित है हम लोग के लिए कि हम लोग इस विषय पर चर्चा करें। अब बात करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए सर ने मुझे बुलाया है, कि क्राइम फ्री भारत और भारत के प्राणी अर्थात सिटीजन, इनमें आपस में क्या संबंध है, इस उद्देश्य में, इस मुहिम में और आम जनमानस में क्या ताल्लुक है, कैसे हम लोग मेल बिठा सकते हैं और वास्तविकता में कैसे इस क्राइम फ्री भारत की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। आम जनमानस आज के समय में अपने आप में स्वतः सिद्ध है, उसके पास अधिकार के अनेक बादल मंडरा रहे हैं। हो सकता है किसी को आभास हो, किसी को नहीं। विशेषतर हमारे प्रोफेशन में जो हमारे दो गेस्ट हैं, जो स्वयं में अधिवक्ता हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, हम लोगों को, अधिवक्ताओं को, इनका या ये कहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों का, जिनको अपने अधिकारों के विषय में आभास है, उनको तो इस
ये पूरी तरीके से वो लोग अवगत रहते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे पास में क्या शक्तियां हैं। लेकिन जब बात आती है आम जनमानस की, वो लोग कई कोसों दूर दिखाई देते हैं इन सब अधिकारों को जानने के लिए, इन सब अधिकारों के विषय में कोई भी जानकारी अगर देखना चाहते हैं उनके पास तो। सीआरपीसी में वर्तमान के समय में भी कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जो एक सिटीजन को एम्पावर करते हैं कि वो पुलिस की सहायता किस प्रकार से कर सकती है। उदाहरण के रूप में, अगर कोई घटना मेरे सामने घटित हो रही है या मेरे सामने कोई व्यक्ति किसी को ब्राइबरी दे रहा है और मैं कुछ नहीं हूं सिवाय आम नागरिक के, तो हमारे पास सर्वशक्ति है कि हम उस व्यक्ति की सूचना थाने में दर्ज करवा दें। हालांकि देखा जाए तो लोग इसे पीछे हटते हैं, लोग सोचते हैं क्यों झंझट लें। हालांकि कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो वो व्यक्ति बाध्य है वो सूचना अधिकारियों तक पहुंचाने का। साथ में कभी अरेस्ट की मुसीबत आती नौबत आती है तो भी हम लोग के पास में पूरे अधिकार हैं कि हम लोग किसी भी अराजक तत्व जो कि समाज में सोशल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है या किसी भी तरीके की कॉग्निजेबल ऑफेंस को कर रहा है या कारित करने की मंशा रख रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग उसको अरेस्ट करके उचित युक्तियुक्त अधिकारियों को तक सौंप सकते हैं। तो इस पर हम लोग के लिए सीआरपीसी हमारे साथ में सदैव खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या हमारे एक लिए हुए इनिशिएटिव, जैसे कि मेरे सामने कोई घटना घटित हुई, इस घटना को हम लोगों ने एज अ सिटीजन ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने तुरंत उसमें सीआरपीसी के जो हमारे सेक्शन 37 से 43 44 तक आप प्रोविजंस पाएंगे जिसमें कि पब्लिक पर्सन को एम्पावरमेंट है कि वो पुलिस की एड करे, मजिस्ट्रेट की एड करे, क्राइम कमीशन होने से रोके। ऐसी परिस्थिति में क्या हमारा दिया हुआ समय सार्थक हो रहा है या नहीं, यह सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और मेरे समझ से इस जगह पे इस प्रश्न के जवाब का उत्तर सीआरपीसी में नहीं दिया गया है। सीआरपीसी इतना तो देता है कि हम, जो वर्तमान सीआरपीसी है, कि हम कानूनी कोई अपराध घटित हो रहा है, कोई अपराध घटित हो रहा है तो उसे कानूनी कार्रवाई के तहत उन कानून के रक्षकों तक उसकी सुध पहुंचा दें। सिवाय इसके और कोई भी अधिकार एज सच हमारी सीआरपीसी नहीं देता है जो कि किसी भी सिटीजन को एम्पावर कर सके कि वो आगे की जितनी भी प्रक्रिया है उसमें अपना कोई सहयोग दे दे। सहयोग इस अर्थ में भले ही हो सकता है कि जब उसको बयान में मजिस्ट्रेट या जांच अधिकारी बुलाए तो उसको बाध्य है, सीआरपीसी के तहत भी बाध्य है कि वो उसकी मदद करे। पुलिस की मदद करना भी अपने आप में बाध्यता है सीआरपीसी की, अगर वो नैतिक है और कानूनी दृष्टिकोण से उचित है। तो इसका जवाब जानने के लिए और इसका उत्तर हम लोगों के द्वारा सबको पहुंचाने के लिए इस क्राइम फ्री भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोग सपोर्ट करते हैं समाज को। और अगर समाज आम जनमानस इसको स्वीकृति देगा तो ये जरूर ये एस्पेक्ट भी हमारा क्लियर होगा, ये एस्पेक्ट भी हमारा शासन और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पे जो केंद्र सरकार है उसको स्वीकृति देगी। वो हिस्सा ये है कि हम क्यों ना इन्वेस्टिगेशन करने से पहले जो प्री इन्वेस्टिगेशन पावर्स होती है वो आम जनमानस को दे दें। अब ये सुनने में तो बड़ा ही कठिन लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसको सरल करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है तो पता नहीं मुझे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है वर्तमान में, हालांकि दिल्ली और अगर मुंबई बेंगलोर में या नोएडा यूपी लखनऊ में देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, अपने हाथ में एक मोबाइल लेके एक पर्टिकुलर सर्टिफाइड ऐप के माध्यम से उस व्यक्ति को पनिश करता है। पनिश इन द सेंस फाइन इंपोज करता है। सो इसेंशियली वो क्या करता है, ही डजंट कॉन्टेक्ट विद द violator. What he does, he just go in front, capture the photo and just paste it on the certified app which has been sanctioned by the state government. Because of this app, उस व्यक्ति का जिसने नियम का उल्लंघन किया है उसके पास उसी अनुरूप जो उसने वायलेशन किया है जिस पर्टिकुलर प्रोविजन का, उसके तहत उसको पनिशमेंट क्या, फाइन की भुगतान राशि पहुंच जाती है कि इतना आपको पे करना होगा एज अ फाइन। नाउ
क्यों हम लोग इतने सारे ट्रैफिक कांस्टेबल्स को डिप्लॉय करते हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पस कि उनको उनसे फाइन कटवाना है. नाउ आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. कैन दिस बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ कॉमन मैन? सो क्या वही ऐप अगर एक आम आदमी अपने हाथों से अगर उसको कोई भी, अच्छा ये ऐसी चीज है जो एविडेंस प्रूफ होती है. यहाँ पर बात आती है टेम्परिंग की, कि टेम्परिंग की कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है. यहाँ पे बात आती है क्रेडेंशियल्स की. तो अगर ऐसी बात है तो जो भी ऐप उसको सब्सक्राइब करेगा या ऐप का यूज करेगा, उस व्यक्ति का पूरा विवरण अगर वो स्वीकृति देता है यूज करने की, सरकार के पास होगा, तो ऑटोमेटिकली क्रेडेंशियल्स भी मजबूत होंगे, क्रेडेंशियल्स भी सर्टिफाइड होंगे. तीसरी बात आती है कि क्या उसका एविडेंशियल वैल्यू होगी? एनीवे होगी, बिकॉज हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई डिजिटल साक्ष्य है जिसमें हैज वैल्यू उसकी प्रोटेक्टेड है, तो उसको या तो रेक्विजिशन के माध्यम से लिया जा सकता है, पब्लिक पर्सन द्वारा पुलिस को सुपुर्द करके, या उसको अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स खुद कलेक्ट कर रहे हैं तो भी लिया जा सकता है. तो इन दोनों में से किसी भी वे से हम लोग उसको प्रोसीड कर सकते हैं. तीसरा, चौथी चीज ये, क्या उसका कोई लीगल वैलिडिटी है? सिर्फ एक यही प्रश्न है कि क्या उसकी लीगल अनुमति है? क्या क्या उसको हमारे कानून निर्माताओं ने कभी स्वीकृति दिया है कि कोई एक प्राइवेट आदमी भी ये सारी चीजें कर पाएगा? देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसमें ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्रिप्शन यूज हुआ, ना तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई डिस्क्रिप्शन यूज हुआ, ना कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है एज सच. एक बटन दबाने के लिए किसी को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है. क्राइम सबकी आंखों के सामने घटता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कॉमन मैन हो. अगर मोबाइल जैसे सब यूज करते हैं, वही बटन दबाने का अगर अधिकार इसी चीज का अगर एक कॉमन मैन को दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज सच. इवन सहूलियत ही होगी. तो एक हद तक अगर देखा जाए मोटर व्हीकल लॉ पे, क्योंकि मैंने मोटर व्हीकल लॉ पे मध्य प्रदेश में एक पीआईएल के माध्यम से एक छोटा सा अपना परहित का कार्य किया है, इसलिए मैं मोटर व्हीकल लॉ से थोड़ा ज्यादा प्रेम करता हूँ. और मुझे क्राइम फ्री भारत में काम करते करते ये भी एक एंगल समझ में आया कि यार ये भी तो संभावित एक सॉल्यूशन हो सकता है हमारे समय में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में. इससे हम लोग बस चेंज क्या करना होगा, चेंज बस ये करना होगा कि जो मोटर व्हीकल लॉ है उसका जो असाइनिंग ऑफिसर है, जो वर्तमान में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ना अगर यहाँ पे भी देखें तो कानूनी तौर पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो चालान काटे, बट वास्तविक स्थिति क्या है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नाम का सिर्फ वो ऐप होता है, उसका मोबाइल होता है. जो चालान काटते हैं वो कांस्टेबल ही होते हैं. एनीवे वही सबके सामने जाके खड़े होकर चालान काटते हैं, दरोगा जी तो किनारे बैठे होते हैं. तो इसेंशियली हम कर तो वही रहे हैं कि एक अनऑथराइज पर्सन से चालान कटवा रहे हैं, और चूंकि रसीद में नाम एएसआई साहब का होता है, इसलिए कोई इसको चैलेंज करने में भी लोगों को दिक्कत आती है. तो इसलिए अगर हम लोग इसको इस चैनल से गो थ्रू करें तो हमारे लिए बहुत सहूलियत होगी. ये एक उदाहरण था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये उदाहरण है. ठीक इसी प्रकार से हमारे क्राइम फ्री भारत का भी उद्देश्य है, और मुझे आशा है कि किस तरीके से पब्लिक पर्सन किसी भी घटना को घटित होते हुए अगर देखते हैं तो उसको क्राइम फ्री भारत में जो हम लोगों ने एक ऐप की संरचना की है, या ये कहते हैं कि हम लोगों ने सृजन किया है, हालांकि अभी वो अवास्तविक स्थिति में है, कभी भी वास्तविक स्थिति में बदल सकती है, उसमें भी हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि या प्रयास करेंगे आने वाले समय में, अगर वो उसमें समय नहीं लगा, ज्यादा देर नहीं हो रही है तो, कि किस तरीके से कोई सिटीजन किसी भी घटना को घटित होते हुए अगर देख रहा है तो उसको कैप्चर करके रिकॉर्ड प्रूफ तरीके से और उसे संबंधित अधिकारियों को पहुंचा दे. एंड द मोमेंट उस संबंधित अधिकारियों के पास में ये सूचना आएगी, वो बाध्यकर हो जाएंगे कि वो उस पर एक्ट करें, वो उस पर कॉग्निजेंस लें. बिकॉज ऐसा तो साफ साफ सीआरपीसी की स्कीम ही कहती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो नो इफ एंड बट टू रजिस्टर एन एफआईआर. नाउ इससे तुम्हारी एक सर्टेनिटी सॉल्व होगी. दूसरी सर्टेनिटी हमारी ये भी कि क्या मुजरिम को सजा मिलेगी, रिहेबिलिटेशन होगा, वो भी होगा, क्योंकि अगर हमारे पास में सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, हमने अपने हाथों से ही वो वीडियो कैप्चर की है, हमने अपने हाथों से ही उस ऐप में वो वीडियो कैप्चर की है, हमारा लोकेशन उस घटना का लोकेशन से मैच कर रहा है, और वो घटने की सारी जानकारी अगर सच में है तो वो क्यों ही नहीं उसको कानून स्वीकार करेगा. तो ये भी मिलता है, पता चलता है कि हमारे पास चीज है वो
समय कम है। मिस्टर हिमांशु इन गोल बातों से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। जनता ये जानना चाहती है, जो कायदे से आपको लगता है तो आप क्वेश्चन फिर मुझे पूछिए, ठीक है ना, मैं उसका फिर जवाब देता हूँ। तो वो आपको जो है व्हाट आई विल सजेस्ट कि आज की स्थिति में क्राइम फ्री भारत मिशन जो है, जब तक कि इसे सरकार स्वीकार करती है, जब तक कि इसे जो है हम इनसाइड प्रोसेस को प्रभावित करने की स्थिति में आते हैं, क्या क्राइम फ्री भारत मिशन के पास ऐसी कोई जड़ी बूटी है, ऐसा क्या कोई तकनीकी है, ऐसी कोई प्रोसेसेस हैं जिसके माध्यम से वो आज की स्थिति में भी लोगों की मदद पहुंचा सकती है। तो जो 5 सर्टेनिटी हैं और 5 रेवेन्यू स्ट्रीम हैं, वो तभी ठीक ढंग से फलीभूत होंगी जब कहीं ना कहीं सिस्टम जो है को सपोर्ट मिलेगा, जब कोई सरकार उसको अडॉप्ट करेगी। और उसका एक तरीका बड़ा आसान है कि स्टेट पुलिस एडवाइजर और नेशनल पुलिस एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बनाया जाए, उनको जो है एक प्रॉपर जो है रैंक दी जाए, कैबिनेट रैंक बना दी जाए, और जिससे कि वो ब्यूरोक्रेटिक हसन को पार करते हुए इस कॉन्सेप्ट को जनता के लिए जमीन पे उतार सके। लेकिन अब 1 मिनट के लिए हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या आज क्राइम फ्री भारत जो है क्या कर सकता है, ये एक सवाल उठता है। तो यदि आपको जो है उसका सवाल वो जवाब नहीं बन रहा है, देन आप क्वेश्चन पूछिए, फिर उसका जवाब फिर मैं आपको देता हूं। सर सवाल का अगर जवाब मुझे देना है तो मैं आपको वास्तु स्थिति बताता हूँ सीआरपीसी में कि वर्तमान में भी आप जो है आप उल्टा करते हैं, रोल को रिवर्स कर देते हैं। जरा रोल को इसलिए रिवर्स कर देते हैं कि आपको पूरा पर्सपेक्टिव की जानकारी नहीं है। सो अब आप उल्टा करिए कि साहब ऐसी परिस्थिति है तो क्राइम फ्री भारत क्या मदद करेगा, कैसे मदद करेगा। और हम बात कर रहे हैं आज के परिदृश्य की। आज जो है क्राइम फ्री भारत आम जनता की क्या मदद कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है। और एक दूसरी बात तब है जब उसे शासन स्वीकार कर लेता है, जब आप जो है पुलिस की भी मदद करने की स्थिति में है, पुलिस को डीवर्डन करने की स्थिति में है, अनबर्डन करने की स्थिति में है, उसको डी स्ट्रेस करने की स्थिति में है। उसका 90% वर्क जो है नॉन कोर वर्क दैट विल गो टू द टेक्नोलॉजी एंड टू द पब्लिक, एंड एट द सेम टाइम आप 5 रेवेन्यू स्ट्रीम भी देने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन वो 5 रेवेन्यू स्ट्रीम जो है कहीं ना कहीं से जो किटी रूल वायलेशन के माध्यम से इकट्ठी होगी, उस किटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस किटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक शासन को नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो कम से कम नोटिफिकेशन करने का कवायद तो जो है राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। बिफोर दैट, विदाउट दैट, दैट फ्लो ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम वुड नॉट बी पॉसिबल। अब सवाल ये उठता है कि कोई तो पब्लिक की मदद नहीं कर रहा है ना। तो हिमांशु जी, आप इस बारे में क्वेश्चन पूछिए कि आज की उसमें क्राइम फ्री भारत कैसे मदद करेगा। अच्छा ठीक है सर, मैं क्वेश्चन पूछने अब जो है क्वेश्चन अपन रोल रिवर्स कर लेते हैं, बट एक छोटा आई एम आस्किंग क्वेश्चन, यू आस्क क्वेश्चन होगा मेरा, आपकी अगर परमिशन हो तो प्लीज। सब वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप में हमारे पास में दिक्कत ये आती है कि घटना घटित हो रही है और कोई भी समस्या है किसी को, तो वो किसी भी व्यक्ति को वो उस घटना को संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंचाता है, और इसके पीछे लोग ये समझते हैं कि उन्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, आप हर बार जो है पब्लिक को क्या करना चाहिए ये कहना चाह रहे हैं, हमें कह रहे हैं आप ये जानने की कोशिश करिए कि आज जो है क्राइम फ्री भारत पब्लिक के लिए क्या करेगा।
अच्छा सर। हाँ सर, ये इस क्वेश्चन का जवाब वो जानना मुझे भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना कि हमारे आम जनता को लगेगा जो ये देख रहे हैं। तो सर मैं दूसरे तरीके से प्रश्न को पूछता हूँ। सर, क्राइम फ्री भारत का जो ये उद्देश्य है, ये आने वाले समय में फलीभूत होगा, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य के को अगर मद्देनजर हम कुछ देखते हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही है हमारे आसपास में, हर दिन हर हर महीने कोई ना कोई घटना घटित हो रही है। क्राइम फ्री भारत का कोई इसमें योगदान हो सकता है क्या? या हम लोग ये कहें दूसरे अर्थों में कि क्राइम फ्री भारत क्या विशेष चीज कर सकता है, क्या विशेष सहूलियत दे सकता है हमें आम नागरिक को, जो हमें वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है? आप क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, पहले मैं आपको क्राइम फ्री भारत का स्ट्रक्चर क्या है ये समझाने की कोशिश करते हैं। फिर हम जो है क्राइम फ्री भारत अगले वीक से आपके लिए क्या करने वाला है वो आपको समझाते हैं। और फिर तीसरी बात ये रहेगी कि सरकारों से समन्वय करके और उनको प्रभावित करके और उनके माध्यम से जो अंदर से ब्यूरोक्रेटिक वर्क होना है उसकी मदद कैसे की जाएगी, एंड हाउ टू जो है ना गेट ऑल दोज 5 सर्टेनिटीज फॉर द कॉमन पब्लिक। तो अभी जो थर्ड एलिमेंट है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर आश्रित है, अभी उसको थोड़ी देर के लिए अपन किनारे रख देते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा फोकस कुछ देर के लिए हम जो है वो लाते हैं कि क्राइम फ्री भारत आज की डेट में पब्लिक की क्या मदद कर सकता है। तो पब्लिक की क्या मदद कर सकता है इसको समझाने के पहले हम अभी क्राइम फ्री भारत का क्या स्वरूप बन गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, और क्राइम फ्री भारत की टेक्नोलॉजी के और बाकी रिलेटेड क्या क्या चीजें हो गई हैं वो बताना चाहेंगे। और अगले वीक से या एक आध वीक और बाद से हम पब्लिक की क्या मदद कर पाएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन है, हम उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हमें बताना चाहते हैं कि जो क्राइम फ्री भारत है, जो 5 सर्टेनिटी दे रहा है, जो 5 रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहा है, ये सर्टेनिटी और रेवेन्यू स्ट्रीम तब मिल पाएंगी पब्लिक को जब इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भागीदारी होगी। तो उसको हम सर्टेनिटी के फॉर्म में ना दे पाए, लेकिन कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उस कानूनी प्रावधान का उपयोग करते हुए स्टिल जो है ना क्राइम फ्री भारत अगले वीक से कुछ ना कुछ मदद देने की स्थिति में आएगी, और वो क्या आएगी ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि क्राइम फ्री भारत जो है नाउ इट इज ए ऑल इंडिया मिशन, जिसमें कि सभी राज्यों के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लगभग खड़े होते जा रहे हैं अधिकांश जगह पर प्रेसिडेंट्स। तो इसकी 4 विंग है। एक विंग है एग्जीक्यूटिव विंग, दूसरी विंग है टेक्निकल विंग, तीसरी विंग है लीगल विंग, एंड चौथी विंग है मीडिया एंड पब्लिसिटी विंग। इसने 16 भारत के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें कि जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत है, जिसके तहत पेटेंट्स भी होंगे, जिसके तहत स्टार्टअप भी होंगे, और संभवतः हमारी जो जनसंख्या है उसकी उस पूरी जनसंख्या को हम जो है जॉब देने के बावजूद भी शायद हमें कुछ हाथ कम पड़ जाएंगे। तो जो वर्तमान जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो काफी हद तक हम रिजॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज इसीलिए जो है ना इसका इतना बड़ा जो है फैलाव रखा गया है, जिससे कि इसका जो 5वां दायित्व है रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल, उसके उसके तहत जो है ना ये 16 भारत को जो है की कल्पना की गई थी। और इनके माध्यम से हम एक जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत पैदा कर पाएंगे, जहां की हर आम व्यक्ति को हर तरीके की सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज उसको एज ए प्रोडक्ट के फॉर्मेट में मिलेंगी, और जिसमें कि एक पहली बार उसको ना केवल जो है वो सर्विस मिलेगी, बट सर्विस किस अंदाज में मिल रही है, किस ह्यूमिलिटी से मिल रही है, किस सम्मान से मिल रही है, इसको भी गेज किया जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे माने कि कोई स्टार्टअप आपको कोई फैसिलिटी देने के लिए, कुछ सर्विस देने के लिए आपके दरवाजे पे पहुंचता है, एज्यूम करिए कि वो एक क्वालिटी सीट लेके आपके पास पहुंचता है। तो
इस बात का भी जो है ना सिस्टम आकलन करेगा कि उसने आपका दरवाजा नॉक किया, आपको विश किया कि नहीं किया, आपको क्वालिटी सर्विस दी कि नहीं दी। ऐसी नुआंसेस को भी कैलकुलेट करके उसको इंडेक्स में कन्वर्ट करके और उसके पेमेंट से उसको लिंक करेगा। तो वो आपको क्वालिटी और रिलायबल सर्विस ना दे, ये उसके लिए संभव ही नहीं है, बिकॉज दैट इज क्वेश्चन ऑफ देयर सर्वाइवल। ऐसे ही आज हम जो खा रहे हैं, अल्टीमेटली जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी जो सोच है, कहते हैं जैसे खाए अन्न वैसा हो मन। क्योंकि आज हमारा जो अन्न है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, और अधिकांश जो ग्रेन है वो आपके लिए हेल्दी ना होकर वो कार्सिजनिक हो रहा है। यही कारण है कि जहां प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है वहां कैंसर की ट्रेन चलने लगी है। नाउ एक समय आ गया है कि हम उसको कैसे भी रिवर्सल करें, उस सिचुएशन को बदलें। यदि हम उस सिचुएशन को बदलेंगे तब हम जो है कुछ करने की स्थिति में आएंगे। एक क्या हुआ, अब इसमें मिल्क रेट्स, हनी रेट्स, एक्सीडेंट फ्री भारत, मशीनरी इक्विपमेंट, गजट रिच भारत, ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स जो है लाए गए हैं। अभी हम उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी हम आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो बन चुका है, इसके अपने जो है फाइनेंस कमेटीज बन गई हैं, टैक्सेशन कमेटीज बन गई हैं, हेल्थ कमेटीज बन गई हैं, जो हर कंपोनेंट पे जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। धीरे धीरे विभिन्न देशों में जो एनआरआईज हैं वो भी जो है क्राइम फ्री भारत से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। उनके जो है चैप्टर्स जो है तैयार हो गए हैं, जैसे कि एनआरआई जो CFB NRI अमेरिका, CFB NRI कनाडा, CFB NRI UK, CFB NRI आयरलैंड, CFB NRI मलेशिया, इस तरीके CFB NRI ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे चैप्टर्स जो है ना ऑलरेडी खुल गए हैं, और बड़ी संख्या में टेक्नोक्रेट्स, बड़ी संख्या में जो NRIs हैं वो क्राइम फ्री भारत से जुड़ रहे हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्राइम फ्री भारत। एक तो हम इस बारे में जो है आपको बताना चाह रहे थे कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्राइम फ्री भारत इज इवॉल्विंग, एंड इसमें हर तरीके के जो है ना ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, IAS हैं, IPS हैं, आर्मी से हैं, नेवी से हैं, एयरफोर्स से हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, स्टूडेंट हैं, एकेडमिशियन हैं, CA हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स हैं। तो एक देखा जाए तो एक मिनी भारत जो है वो क्राइम फ्री भारत से लगभग जुड़ता जा रहा है, और 54 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि फॉर्मली MOU के माध्यम से हमसे जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उनका फर्स्ट और सेकंड वर्जन पैदा कर दिया है, सो वी आर गोइंग विद द हायर वर्जन। अभी जो हिमांशु जी ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज अबाउट द हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज इवॉल्विंग, हाउ द पीपल आर ज्वाइनिंग क्राइम फ्री भारत। अब हम आपके जो नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत क्या कल से कुछ मदद कर सकता है। तो इसकी जो लीगल कमेटीज हैं, जो कि जिला लेवल पे, पहले स्टेट लेवल पे, फिर जिला लेवल पे, फिर ब्लॉक एंड तहसील लेवल पे, और बाद में जो है ना ग्राम पंचायत लेवल तक भी हम उसको इवॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे जो है आम व्यक्ति थाने में रिपोर्ट करता है, वो उसी रिपोर्ट को साइमल्टेनियसली हमारे पोर्टल पे, हमारे ऐप के माध्यम से हमको रिपोर्ट कर सकेगा।
सवाल ये उठेगा कि क्या उसको हमको रिपोर्ट करने से उसकी कुछ मदद होगी? तो हमारा कहना है हाँ होगी, क्योंकि हमारे जो लीगल वॉलंटियर्स हैं वो जो है उनकी रिपोर्ट को फिर फॉलो करेगा कंसर्निंग अथॉरिटी के साथ। और यहाँ पे जो बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण चीज है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सिटीजन अंडर सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी। तो हम और आप, और चाहे वो क्राइम फ्री भारत का व्यक्ति हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, जिसके संज्ञान में भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिलती है, तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो उस दायित्व का निर्वहन करते हुए ये जानकारी पुलिस को दे। अब जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को भी देखा जाए, रेड विथ सेक्शन 154(1), थाना प्रभारी का ये दायित्व है, क्योंकि जब हमारा दायित्व है कि संज्ञेय अपराध की जानकारी देना हमारी वैधानिक ड्यूटी है, और यदि हम उस ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं तो हमको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और यहां तक कि जो बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस वो भी आम नागरिक पे है, वो हमारे ऊपर है। तो जहां पर कि हमें अपना बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस भी हमको निर्वहन करना है, तो निश्चित तौर पर जो है पुलिस की जिम्मेवारी है कि उसको संज्ञान निकले। तो जैसे ही हमारा पोर्टल और हमारी सर्विसेज चालू होती हैं, तो हम जो कॉग्निजेबल क्राइम की रिपोर्ट है, हम आम पब्लिक से कहेंगे कि वो साइमल्टेनियसली हमारे पोर्टल पे भी रिपोर्ट हो। और हम हमारे जो लीगल विंग है वो बाकायदा अपने सिग्नेचर के साथ इस तरीके से जो है उसको थानेदार के पास भेजेंगे कि 39 सीआरपीसी के तहत जो हमारी वैधानिक जिम्मेवारी है, जो वैधानिक दायित्व है, उस दायित्व के तहत हम इस संज्ञेय अपराध की सूचना आपको भेज रहे हैं। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो है, जो आपके लिए भी जो है एक वैधानिक दायित्व है अंडर सेक्शन 154(1), जिसके तहत आपको एफआईआर दर्ज करना है, तो कृपया आप उस एफआईआर को दर्ज करें और प्रकरण को इन्वेस्टिगेट करें। अब प्रिज्यूम करिए कि यदि थाना प्रभारी हमारे आग्रह को मान के एफआईआर दर्ज कर लेता है, तो हमने एक मंजिल तो पूरी कर ली, और कम से कम फरियादी की इतनी मदद तो करा दी कि उसकी एफआईआर दर्ज होती। अब हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो जैसा कानून की मंशा है कि यदि थाना प्रभारी दर्ज ना करे तो एसपी उसमें इंटरवीन कर सकता है, और एसपी को जो पावर है वो बहुत ओरिजिनल पावर है 154(3) में। इतना ओरिजिनल पावर पुलिस हायरार्की में और किसी के पास नहीं है। बाकी सभी लोग जो है वो इनडायरेक्ट जो है पावर का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं सुपरवाइजरी पावर। तो सेक्शन 36 जो है वो पुलिस अधिकारी, राइट अप टू डीजी एवरीबॉडी, वो सुपरवाइजरी जो है पावर का यूज करते हैं अंडर सेक्शन 36 ऑफ सीआरपीसी, और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को वही पावर उपलब्ध हो जाते हैं जो कि एसएचओ को उपलब्ध है। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास कहलाए? एसएचओ के पास कहलाए। बट पूरी हायरार्की में एक एसपी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कानूनी तौर पर ओरिजिनल पावर जो है वो एसएचओ से ज्यादा है। तो वो कहता है कि जब किसी भी माध्यम से पोस्ट से भी ये जानकारी एसपी के पास भेजी जा सकती है, और एसपी उसका संज्ञान लेके या तो उसे खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है या अपने किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को वो नॉमिनेट कर सकता है। तो वो जो अधीनस्थ अधिकारी है उसे उस थाना का थाना प्रभारी होने की कदापि आवश्यकता नहीं है। इसलिए 154(3) उसी सांस में एक बात और कहता है कि ऐसा जिस अधिकारी को भी एसपी इन्वेस्टिगेशन देगा, उस अधिकारी को थाना प्रभारी के समस्त अधिकार इस प्रकरण के बाबत स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा जो सीएफबी है, जब यदि एसएचओ नहीं करेगा तो हम जो है फिर एसपी को जो है ना प्रेयर करेंगे कि आपको जो है ये कानूनी जिम्मेवारी कानून ने सौंपी है 154(3) में। तो 154(3) रेड विथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर और सीएफबी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 39,
CRPC, देन वी विल प्लीड कि साहब हमारे संज्ञान में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस आया है, जो हमने आपके थानेदार को भेजा था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी FIR दर्ज नहीं की है। नाउ आई वांट टू हेल्प यू आउट, हम आप SP की मदद करना चाहते हैं कि आप इसका संज्ञान लें और 154(3) के तहत अपने किसी अधीनस्थ अनअधीनस्थ अधिकारी को इसकी जांच सौंपें और उसे SHO के समस्त पावर से भी उसको प्रॉपरली अंडर डायरेक्शन जो है, अंडर प्रॉपर ऑर्डर उसको जो है ना आप वो पावर भी दें। तो SP के लिए हम ड्राफ्ट ऑर्डर भी देंगे, उसमें वो आपसे अपना जो है ना अधिकारी का नाम भर ले, जिसमें कहा जाएगा कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्फर्ड अंडर सेक्शन 154(3) आई hereby nominate so and so officer who is my subordinate to be investigating officer of this case, and he shall exercise all power of the SHO with respect to this case. अब यदि SP जो है हमारे अनुरोध को मान लेता है और 154 के तहत जो उसको विधिक जिम्मेवारी है उसका वो निर्वहन करता है, तो हमारे दो पर्पज यहाँ पे पूरे हो जा रहे हैं। एक पर्पज तो उसकी FIR दर्ज हो जा रही है, और दूसरा ये कि एक निष्पक्ष जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी जांच भी करेगा, जो SHO से हटके होगा और उसे SHO के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। अब थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं कि SP भी हमारी बात नहीं मानता है, अपना जो उसे विधिक जिम्मेवारी दी गई है उस विधिक जिम्मेवारी का वो निर्वहन नहीं करता है, जो कि 154(3) में उसको दी गई है, और जिसको कई बार जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP में उसको बार बार जो है ना दोहराया गया है। इसके बावजूद भी यदि उसका वो निर्वहन नहीं करता है तो CFB क्या करेगा? CFB असहाय नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। हमारी टीम जो है विल टेक इट टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 रेड विद सेक्शन 156(3). तो 156(3) क्या कहता है कि यदि थाना प्रभारी हमारी बात नहीं सुनता है और SP भी हमारी बात नहीं सुनता है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट जिसका ज्यूरिडिक्शन है वो आदेश प्रसारित कर सकता है, और ऐसे केस जिसमें कि वो मजिस्ट्रेट आदेश प्रसारित करेगा उसको सुपरवाइज करने का पावर भी मजिस्ट्रेट को स्वतः मिल जाता है। तो बाकी केस में इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट जो है इंटरफियर नहीं कर सकता है, ऐसा बंधन है। लेकिन जहां 156(3) में जो है वो आदेश देगा, वहां पर इनडायरेक्टली ही कैन सुपरवाइज इवन इन्वेस्टिगेशन आल्सो। तो हम इस नुएंसेस का भी यूज कर सकते हैं। तो CFB जो है तृतीय चरण में 156(3) को इन्वोक करेगा। अब यदि एज्यूम करिए कि उसे 156(3) में भी न्याय नहीं मिलता है, तो CFB विल गो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन विच इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 482, जिसमें कि हाई कोर्ट के हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो कि जस्टिस को इम्पार्ट करने के लिए दिए गए हैं, हम उनको जो है ना इन्वोक करने की प्रार्थना करेंगे। और 5वें चरण में फिर हम PIL या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो हम आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि CFB जैसे ही उसकी वेबसाइट और ये सब चीज लॉन्च हो जाती है, उसके अगले वीक से हम आम जनता को ये 5 सुविधाएं देने का वादा करते हैं। तो हिमांशु जी, आपको समझ में आया? हमने बहुत सख्त स्वर में ये बात कही है कि CFB कैसे और कितना लाभ जो है प्रोवाइड करेगा, ये जो है हमने विस्तार से बताया है। अब जो हमने आपको जवाब दिया है उसके बारे में आप जो है ना थोड़ा सा विवेचन करिए कि आपको उसमें कोई दिक्कत महसूस हो रही है क्या? सर दिक्कत जो क्राइम फ्री भारत है वो जो आपको 5 जो है मदद दे रहा है आज के दिन, जो मतलब जबकि शासन उसे स्वीकार करे या ना करे, फिर भी वो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये जो है सहूलियत देने की स्थिति में है। और चूंकि हमसे बड़ी संख्या में वकील जुड़ गए हैं, बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजी वो जुड़ गए हैं, तो हमें जो ये मदद देना है हम उस मदद को भी टेक्नोलॉजिकली कोडिफाई कर देंगे। तो जो हमारे लॉयर फ्रेंड्स हैं, जो हमारे लीगल कमेटी के सदस्य हैं, उन्हें सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर करना होगा और बड़ा ज्यादा दिक्कत के
वो बड़ी संख्या में अक्रॉस द कंट्री मदद कर पाएंगे। तो मैं फिर से दोहराता हूं, 5 मदद संभव होंगी। नंबर 1, जो आप पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी ही एक कॉपी अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट विल कम टू अस एंड वी विल ट्राई टू इन्वोक ऑल द प्रोविजन जो कि हम थाने पे बिना जाए रिपोर्ट के लिए बना रहे हैं, उन सब प्रोविजंस को हम यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। देन हम सेक्शन 39 की दायित्वों के तहत थाना प्रभारी से 154(1) के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसे मजबूर करेंगे और हम उसका पूरा बायोडाटा इकट्ठा करते जाएंगे और बाद में कि साहब इतने केसेस में इसने कार्रवाई नहीं की है तो ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली लायबल। और फिर हम एसपी के माध्यम से, सुपरवाइजरी माध्यम से अप टू डीजी के लिए और जरूरत पड़ा तो जो ना होम डिपार्टमेंट के और गवर्नमेंट के माध्यम से we will try to bring the transparency and accountability in discharge of their function. यदि जरूरत होगी तो इसके लिए हम PIL भी लगाएंगे। That is one thing we will be doing. Then 154 के 3 के तहत यदि SHO हमारे FIR में मदद नहीं करता है तो हम SP को मदद करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमें SP के लेवल पे न्याय मिले। यदि एसपी के लेवल पे न्याय नहीं मिलेगा तो हम एसपी की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए जो कुछ भी संभव है हमारी टीम जो है उसके पीछे लगी रहेगी, जिससे कि आगे चल के एसपी का व्यवहार भी ज्यादा अकाउंटेबल हो, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो और विधि सम्मत हो। जो कानून के तहत उसे जिम्मेवारियां दी गई हैं उसका वो निर्वहन करे। अब अपने मान लेते हैं कि एसपी ने भी मदद नहीं कर पाई है तो हम 156(3) में इस केस को 39 read with 156(3) we will take it to the court and यदि जो है मजिस्ट्रेट से भी हमको मदद नहीं मिली तो हम 482 में we will go to the high court and यदि उसमें भी मदद नहीं मिली तो डिजर्विंग केसेस में we will take it with the PIL, we will take it with the contempt of the court because it is a clear cut violation of ललिता कुमारी versus स्टेट ऑफ यूपी। तो अभी मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि क्राइम फ्री भारत कैसे बहुत जल्दी जहां तक संभव हुआ तो अगले महीने से ही हम जो है आपकी ये 5 मदद करने की स्थिति में आ जाएंगे और हमारा ये कमिटमेंट है कि हम आपकी ये मदद करेंगे। दूसरा जो है इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है कि क्या हम इन्वेस्टिगेशन जो है ना एफआईआर तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे या इन्वेस्टिगेशन में भी मदद करेंगे। तो अभी हालांकि हिमांशु जी ने पूछा नहीं है, मैं उनको पूछने का मौका देता हूं तो फिर इसके बाद इसका जवाब दूंगा। तो पहले हिमांशु जी मुझे आप ये बताइए कि जो मैंने आपको जवाब दिया ये आपको, चूंकि आप कानून के विद्यार्थी हैं और आप कानून के बहुत ही जागरूक और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, आप बहुत सारी चीजों में जो है ऑलरेडी आपने अपनी जो है स्टूडेंट होते हुए भी एक जो आपकी पकड़ है, जो आपकी मेहनत है, उसको आपने एक दर्जे तक, एक लेवल तक पहुंचाया है। तो मैंने जो आपको जवाब दिया उससे आप अपने आप को कितना संतुष्ट पा रहे हैं और जो CFB की प्रॉमिस जो है आम नागरिक के लिए है उसको आप कितना सॉलिड पा रहे हैं, कितना डुएबल पा रहे हैं, या आप जो है इससे हटके कुछ पब्लिक को भी कहना चाहेंगे और आप CFB को भी कुछ कहना चाहेंगे, तो मैं आपको इसका मौका देना चाहता हूँ।